मज़ीद कंटिन्यू करते हैं इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के साथ। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं कि स्मॉल बॉल्स की ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इंटेस्टाइन्स के डिसऑर्डर्स में आ जाता है स्मॉल बॉल्स की ऑब्स्ट्रक्शन, कॉमनली ड्यू टू इंट्रा पेरिटोनियल एडिशंस बनेंगे। छोटे छोटे एडिशंस होंगे तो वो एडिशंस जो है ना वो वाइंड अराउंड कर जाएंगे, तो यहाँ पर उसको स्ट्रेच प्रोड्यूस करेंगे कि किसी और चीज़ के साथ उसकी एडिशंस होंगे तो वो स्ट्रेच करवा देंगे, ठीक है। तो इस एडिशंस की वजह से ये क्या होगा कि ये इसको इंटेस्टाइनल कॉन्टेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करवा देते हैं वो इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स में क्या होगा कि पेशेंट को सडन एब्रप्ट जो है बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन जो है पेशेंट को एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गई। अच्छा, एब्डोमिनल पेन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन में ना पेशेंट्स को जो है जितने भी सीवियर पेन है, ठीक है, सिर्फ एब्डोमिनल उसमें ना पेशेंट को ना वॉमिटिंग ज़रूर होगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है दैट विल बी कॉमन फीचर, ठीक है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशंस, ठीक है। तो ये नोजिया और वॉमिटिंग तो हर चीज़ में होगा, जैसे कि अपेंडिसाइटिस में भी पेशेंट्स को होंगे कि वॉमिटिंग ज़रूर होगी, ठीक है। इसी तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी होगे और कोलिसिस्टाइटिस में भी हैं, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस में, गैस्ट्रोन्स में। लुक आउट फॉर द एयर फ्लूइड लेवल्स। अगर आप उसकी एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे इरेक्ट पोजीशन में इस पेशेंट के अगर एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो वहाँ पर एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो वो एयर फ्लूइड लेवल्स कॉइल्स लाइक जो है ना वो नज़र आएंगे। द सेकेंड जो है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर दैट इज़ एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। इसमें क्या है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं कि एम्बोलिक इक्लूजन्स हो जाएं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के एम्बोलिक इक्लूजन्स हो जाए अगर किसी वेसल्स की ब्लड सप्लाई जो है ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप हो जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की। अब ये है कि जीआईटी सिस्टम का जो एक पार्ट है तो उसमें कोई ब्लड वेसल जो है वो उसको सप्लाई कर रहे होते, इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पर कोई एम्बोलाई आ गया। अब अगर हो गया कि थ्रोम्बोसिस बन रहे हो, ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस में ये होगा कि जो वो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो एम्बोलिज्म होते हैं वो कई और जो क्लोट बना होता है वहाँ से डिसलोज होकर इस वेसल्स में अंदर आ जाए तो हम इसको एम्बोलिज्म की एम्बोलिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो एम्बोलिज्म में क्या होगा कि वो ओक्लूजन कॉज करा देंगे और उसी वेसल्स की पहले हो जाएगी इस्कीमिया, देन ब्लड फिशन हाइपोपरफ्यूजन, देन इस्कीमिया, देन उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आ जाते हैं कि सिम्टम्स में आ जाते हैं तो रेड करंट जेली स्टूल्स होंगे, ठीक है, पेशेंट को रेड करंट जेली स्टूल्स बनेगा। अब हमने कहा था कि जो करंट जेली जो है ना उससे रिलेटेड दो चीज़ें हैं, एक है करंट जेली स्पूटम, ठीक है, द सेकेंड वन इज़ द करंट जेली स्टूल, ठीक है, दैट इज़ येलो कलर का, उसमें ब्लड आ जाते हैं तो इस वजह से वो करंट जेली लाइक जेल लाइक जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो रेड कलर के अब वो स्पूटम में तो होते हैं तो वो फिर क्लैप्सियला नमोनिया में होगा, ठीक है, स्पूटम अगर उसको करंट जेली टाइप होगा तो वो, और अगर करंट जेली स्टूल्स होंगे तो वो मेजेंटेरिक इस्कीमिया में होता है। और ये मेजेंटेरिक इस्कीमिया जो है ना जैसे कि एंटीसिसेप्शंस में जो है ना वो उसमें भी कॉमन होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, ऑल ऑफ अ सडन बच्चों में, छोटे बच्चों में एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाए ना तो उसमें भी करंट जेली स्टूल्स आएंगे, ठीक है। सॉरी दैट इज स्टूल नॉट राइट, ओके। द थर्ड वन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इज एंजियोडिस्प्लेजिया, ठीक है। सो दैट वन इज़ एंजियोडिस्प्लेजिया और इसमें आ जाते हैं कि उसमें क्या हो जाता है टोटस डायलेशंस ऑफ वेसल्स जो कि हेमेटोक्सिया काज करें, ठीक है। हेमेटेक्सिया जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एओर्टिक स्टेनोसिस होंगे या तो पेशेंट्स को यह वॉन विलिब्रियन डिजीज़ हैं, ठीक है। वॉन विलिब्रियन मोस्ट कॉमन हीमोफिलिक डिसऑर्डर जो हैं हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें ये ज़्यादा कॉमन होते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया जो कि हेमेटोक्सिया। अब इसमें क्या है कि दो टाइप्स के, एक है कि मेलिना में ये क्या होगा डार्क टेरी स्टूल्स होंगे, बहुत ही डार्क से रेड कलर के ब्लड उसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन हेमेटोक्सिया जो है हीमाटोक्सिया, ठीक है, हेमेटोक्सिया दैट इज़ द फ्रेश ब्लड, ठीक है, सही से फ्रेश ब्लड नज़र आ रहे होते हैं उनके स्टूल्स में, साथ में ब्लड भी आ रहा होता है। फिर उसके बाद हैं हम नेक्स्ट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर दैट इज़ एडिशंस, ठीक है। एडिशन जो है वो फाइब्रोसिस होंगे, बैंड्स होंगे, स्कार्स कोई होगा तो कोई भी जैसे पेशेंट की अगर कोई सर्जरी की होगी तो सर्जरी जब करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर जब किसी चीज़ जगह को डैमेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कार्स बनते हैं, वो स्कार जो हैं वो एडिशंस काउस करवा लेते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शंस भी कई सिम्टम्स काउस करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होंगे तो फिर वही होंगे एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आएंगे और एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे तो एयर फ्लूइड लेवल्स हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रॉनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया।
जो कि मेजेंटेरिक जो है क्रॉनिकली है, नॉट एक्यूट, ठीक है। और मेजेंटेरिक और इस्कीमिया है, ठीक है। इस्कीमिया जो है वो हाइपर परफ्यूजन की वजह से हो कि ब्लड की परफ्यूजन प्रॉपर ना हो, ठीक है। एक होता है हाइपो परफ्यूजन और या तो परफ्यूजन बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अब इसमें क्या हो जाता है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थरोस्क्लेरोसिस हो तो ब्लड फ्लो जो है जीआईटी डिसऑर्डर में वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब थ्रोम्बोसिस बन रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करवा रहे हो। दूसरा तो ये तो है कि मतलब ऑल ऑफ सडन एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया एम्बोलाई की वजह से हैं ऑल ऑफ सडन, लेकिन जो क्रॉनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया है वो थ्रोम्बोसिस बन रही होती है। तो वो जो प्रोसेस है थ्रोम्बोसिस बनने में टाइम लग रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये इंलार्ज हो रहे होते हैं, तो ये फिर बाद में जाके ये स्टॉप करवा देते हैं फ्लो ऑफ जो है स्टूल्स वगैरह के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, फूड एवर्जन स्टार्ट हो जाती है पहले पेशेंट्स को, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वेट लॉस स्टार्ट होगा, एसोसिएशन होगा पोस्ट प्रेंडियल एपिगेस्ट्रिक पेन, खाने के बाद उसको एपिगेस्ट्रिक पेन स्टार्ट होगा। एक होगा गैलस्टोन एलियस। गैलस्टोन एलियस में क्या हो जाते हैं कि जो गाल ब्लैडर के वॉल्स में स्टोन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो कि लिवर हैं, लिवर के पास जो है वो गाल ब्लैडर हैं, इस गाल ब्लैडर में जो है ना वो क्या आ जाते हैं कि बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट जाके स्टमक के पास, यहाँ पर जो स्टमक है, स्टमक और इसके बाद डिडेनम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बाइल डक्ट जाके एम्पुला ऑफ वेटर सेकेंड पार्ट ऑफ द डिडेनम में यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, सॉरी फॉर द डायग्राम, यहाँ पर ओपन होंगे तो ये जो है ना ये सारी बाइल की सिक्रीशंस होगी डिडेनम में, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि जब अगर स्टोन्स होंगे या तो गाल में या तो बाइल में, तो यहाँ पर जो स्टोन्स आएंगे वो अगर एम्पुला ऑफ वेटर को क्रॉस भी कर ले जाएँ, वरना वैसे तो मोस्टली यहाँ पर ही डिसलॉज कर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आगा के फेस्टुला बिटवीन द गाल ब्लैडर के बीच में या तो जीआई ट्रैक्ट के बीच में हों, तो स्टोन जो है वो जीआई ल्यूमन में चले जाते हैं। और अगर ये वैसे तो एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो बहुत नैरो है तो यहाँ से तो पास नहीं कर सकते, अगर कोई फेस्टुला प्रेजेंट हो और वो जाके इंटर हो जाए इनटू द ड्यूडेनम में, तो वो जाते हैं कहाँ चले जाते हैं, वो तो किसी ना किसी तरह जाके ड्यूडेनम में से तो क्रॉस कर जाएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा। इलियम में जो सी इंटर होते हैं, तो इलियम में जब इलियम के बाद जो है ना सीकम पार्ट जो है, जब हमने कहा था कि यहाँ पर अपेंडिक्स भी है ना, तो ये जो सीकल पार्ट इलियोसीकल जंक्शन ये पार्ट आ जाती है, इसके स्टोन के लिए नैरो है। अब ये स्टोन जो है ना वो यहाँ से पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आकर डिसलॉज हो जाते हैं और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होंगे। अब उसमें क्या है कि रेगुलर ट्राइएड कॉज करते हैं, ये गैस्ट्रोइलियस जो है ना वो एक ट्राइएड कॉज करेंगे, सही है। तो उसमें आ जाते हैं कि गालस्टोन होंगे, सही, और एसबीओ एंड नीमोबिलिया, तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगे आपको उसमें जो है गास्ट्रोइलियस में, सॉरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड दैट वन इज़ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हैं, इस बोटल फीड को देख लो, बोटल फीडर को, इसमें है कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जो है दैट इज़ कॉमन इन द बोटल फीड इन्फेंट्स, और या तो वो प्री मेच्योर सा बच्चा हो, ठीक है। प्री मेच्योर बच्चा हो कि मतलब वो फॉर एग्जांपल 38 वीक से बिफोर पैदा हुआ हो, ठीक है। वैसे 40 वीक्स तक, 38 to 40 वीक्स मेच्योर पीरियड, मेच्योरेशन पीरियड है। 42 वीक्स इज पोस्ट जो है वो पीरियड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर मेच्योर हो गए। अब उससे जो पहले जो पैदा होगा 38 वीक से, तो उसमें जो है ना बच्चों का ये होता है कि उसका जीआई सिस्टम जो है ना वो अभी प्रॉपर उसकी वॉल्स फॉर्मेशंस नहीं हुई होती है, तो उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें क्या है कि वो प्रीमेच्योर में या तो फार्मूला फेड इन्फेंट्स में जो हैं मदर फीड तो नहीं करवाते, फार्मूला फेड जो है पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कॉमन है, तो उसमें आ जाता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, और पेशेंट को क्या होगा, नीमोटोसिस होंगे, नीमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस। आप जब उसकी एक्सरे एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे तो आपको एयर फ्लूइड्स लेवल्स मिलेंगे, ठीक है, ये सारे। और नीमोपेरिटोनियम साथ में एयर पेरिटोनियम के अंदर होगा, और पोर्टल वीनस गेन, और पोर्टल सिस्टम में भी वीनस जो है वो पोर्टल और वीनस सिस्टम में भी गैस मिल जाएगी। एक है एलियस, इन एलियस जो है ना वो भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की ही सिम्टम्स ही सारे होंगे, वही सारे सिम्टम्स होंगे। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स देते हैं, लेकिन ये हाइपोमोटिलिटी की वजह से होता है। विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। जब आप उसकी एक्सरे एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो यहाँ पर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, सिर्फ किस वजह से होगी कि जो जीआई सिस्टम का एक पार्ट होगा वो पैरालाइज्ड हुआ होगा, उसने मोबिलिटी पेरिस्टल्सिस में मूवमेंट नहीं करनी,
तो देखो ना कि मतलब ये होता है कि मैंने बताया था कि एस एम लेयर्स में से जो मस्कुलर लेयर जो है ना वो क्या करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, उसमें माइंटेरिक प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर्शबर्न्स डिजीज़ में क्या होता है कि उसमें ये माइंटेरिक प्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये इसकी मोबिलिटी नहीं होती, तो पेशेंट को क्या होगा, या तो बेबी जैसे ही पैदा होता है उसके सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, तो ये जेनेटिकली हैं। लेकिन एलियस जो है ना वो फिर बाद में स्टार्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट का क्या होगा कि ये जो फीकल कॉन्टेंट जो है ना वो पास नहीं हो रहा, क्योंकि जो कंटेंट जो होता है ना जीआई का सिस्टम का, वो पेरिस्टल्सिस से ही मूवमेंट से ही पास आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पेरिस्टल्सिस एक जगह पे ऑब्सेंट होंगे तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स देंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो पेशेंट प्रेजेंट करेंगे विथ सारी चीज़ें यहाँ पर आती जाएगी और जमा होती जाएगी, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिपेशन होंगे और पेशेंट फ्लेटस भी पास नहीं कर सकेगा, हिस्ट्री देंगे। डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, बहुत ही डिस्टेंडेड सा होगा, ठीक है। और डिक्रीज बाउल साउंड्स ऑस्कल्टेशन में देखेंगे तो वो डिक्रीज होंगे। अब इसमें क्या है कि पेशेंट की वो एसोसिएशन होती है कि कोई बाउल सर्जरी करवाई है और यहाँ पर इस चीज़ को डैमेज करा दिया और यहाँ के प्लेक्सेस को ख़राब करवा दिया, या उसने पेशेंट्स ने ऑपिड्स बहुत ज़्यादा ले लिए होते हैं। ऑपिड्स जो है वो जैसे कि वो ड्रग अब्यूज़र्स है, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स लोग होते हैं, तो उसमें आईलियस ज़्यादा कॉमन है। या पेशेंट को सेप्सिस हो गया और वो सेप्सिस में आके यहाँ पर किसी पार्ट को उसने डैमेज करा दिया, तो पेशेंट को पैरालिटिक एलियस स्टार्ट हो गया। तो दीज ऑल आर द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में है सीलिक डिजीज़, पहले करते हैं, ठीक है। तो सीलिक डिजीज़ जो है वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़, ठीक है। और ये भी इंटॉलरेंस होती है, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। वैसे नॉर्मल जो है वो ग्लाइडिन जो है, ग्लूटेन डाइट जो है वो सारे लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पेशेंट होगा ये उस ग्लूटेन डाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो जैसे ही लेंगे, पेशेंट हिस्ट्री देंगे, रोटी खाने के बाद उनको डायरिया, वॉमिटिंग, नोज़िया, ब्लॉटिंग, गैस वगैरह सारी ये चीज़ें उसके पेशेंट की स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है रोटी खाने से भाई कौन एलर्जिक है, तो इस तरह होता है कि बहुत पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि रोटी से एलर्जी है, ठीक है। तो रोटी से एलर्जी का मतलब खाना खाने के बाद ही, वो भी खाने में भी रोटी अगर खा ले तो इस वजह से, तो उसमें ये होता है कि उसको ग्लूटेन डाइट है उसने ले लिया। अब उसमें होगा क्योंकि वो सीलिक पेशेंट है तो उसको ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो वो इंटॉलरेंट है टू द ग्लूटेन डाइट, ग्लाइडीन। इसमें क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल पेन के सिम्टम्स होंगे, ब्लोटिंग होगी, पेशेंट को गैस बन जाएगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया विद स्टेटोरिया। मेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिपिड्स को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब जब लिपिड्स को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो लिपिड्स में जो सॉल्युबल विटामिन है वो भी सारे एब्जॉर्ब नहीं करते, जैसे कि वो ए, डी, ई एंड के, ये सारे विटामिन जो है ना ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो अगर आप पेशेंट्स जो हैं फेट्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते तो उनके सारे ये डेफिशिएंट होंगे। विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंट होगा तो वही ब्लाइंडनेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करती है, तो रैकेट्स के सिम्टम्स होंगे। ई जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, रिडक्शंस करवाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो है कैंसर्स को प्रिवेंट करवाने के लिए। और दूसरा जो है के जो है दैट इज़ फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव करवाने के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है, एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम में। तो ये सारे डिफिशिएंट होंगे तो उसको के में डिफिशिएंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट करवा लेना, जिसमें ग्लूटेन नहीं होना चाहिए। और लुक आउट कैसे करना है आपने, इसको डायग्नोस कैसे करना है, ठीक है। आपने पेशेंट की क्या करनी है कि पेशेंट का वही जो जैसी हिस्ट्री देने के बाद सारी आपने पहले इसकी हिस्ट्री करनी है, तो वही जैसे आपने जो पेशेंट को जैसे अप्रोच किया सारे वर्कअप करवाने के बाद एक आपने बायोप्सी ले ली, तो ब्लेंटेड विलाई हो गए इन शेप ऑफ सी, ठीक है। ये जो है ना ये सी शेप्ड है, यहाँ पर जो है ना सी शेप्ड में यहाँ पर विलाई एब्सेंट होंगे। अब इसका जो पेशेंट की यहाँ पर विलाइज प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर सी शेप्ड पार्ट में विलाई एब्सेंट है, ये देखें, ठीक है। इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाते हैं तो ना उसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वहाँ पर जाके देखो लिम्फोसाइट्स अपने बॉडी के अगेंस्ट काम करें, ठीक है, जंग लड़ना शुरू कर दें, तो उसको होंगे कि वो वहाँ पर वो जो है उसके वॉल्स में इन्फिल्ट्रेट्स जो हैं इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स के इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद क्रिप्स की हाइपरप्लेसिया हो जाएगी, ठीक है। क्रिप्स जो हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। इसको याद करने का तरीका यही है कि थिंक जो है वो सीलियक्स को याद कर लेना। पेशेंट को क्रॉनिक अल्सर्स होंगे, लॉन्ग हिस्ट्री होगी, चीक अल्सर्स होंगे, पहले समझ में ही नहीं आ रहा होगा पेशेंट को कि
मतलब किस वजह से हैं, तो वो तो ठीक है, सही खाना वगैरह रोटी वगैरह अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत तंग आ जाते हैं, फिर डॉक्टर्स को रुजू कर लेते हैं। एंटेरोपैथी होगी, लिम्फोमा के रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि पायर्स पैचेस बहुत ही लार्ज हो रहे होते थे, लिम्फोमा के रिस्क वहाँ पर होंगे। और दूसरा ये कि लॉस ऑफ विलाई ऐसे ऐसे लॉस हो रहे होते हैं। इनटॉलरेंस टू द ग्लूटेन जो हैं वो हैं। आउटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती हैं। आउटो इम्यूनिटी कैसे होंगी, वो IgA एंटीबॉडीज़ बनती हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट, या एंटीग्लाइडिन्स बन रहे होते हैं। क्रिप्स की हाइपरप्लेजिया हो जाएंगे, क्रिप्स जो है वो मज़ीद इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रिप्स जो है ना उसकी हाइपरप्लेजिया होंगे कि किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना हो। स्किन डर्मेटाइटिस और हेपेटोफॉर्मिस जो है वो एसोसिएशन है, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, और ये मोस्ट कॉमन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिटेनम, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन की टाइप है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में वही आ जाता है कि दोनों आ जाते हैं, कि उसमें B सेल्स और T सेल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों होंगे। और दूसरा ये कि HLA कौन से होंगे, HLA DQ8 और DQ2 हैं। अब इसमें क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है, 8 को 2 से 2 1 2 2 4 से 8, तो ये आ जाएगा 4। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है HLA DQ8 एंड DQ2, सही। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज को याद करने का तरीका ये IgA एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द गट इज सील्ड इन बाय अ ग्लूम, सही। तो ग्लूटन कांट बी ईटन। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिलिक्स मिमिक्स, ठीक है। फिर उसके मिमिक्स जो होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें कॉज करवा सकते हैं, कि मतलब आपके सिलिक्स के साथ कौन कौन से एसोसिएशन हैं। दैट इज़ विपल्स डिजीज़। विपल्स डिजीज़ क्या होगा, विपल्स में पेशेंट्स को क्या होगा, वेट लॉस होगा, हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन है। ये विपल्स डिजीज़ जो जिस बैक्टीरिया से कॉज करते हैं वो दैट इज़ ट्रोफिरिमा विपली। एंड PS पॉजिटिव हैं, ग्रेन्यूल्स मैक्रोफेजेस में पास पॉजिटिव होगा। पॉलीआर्थराइटिस से जॉइंट्स में मैनी जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। लिम्फोडेनोपैथी होगी, इंटायरिक इन्वॉल्वमेंट में है, स्टीरोटीरिया भी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और निमोनिक भी याद करना है, कि ठीक है उस चीज़ से भी याद कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ पास द फॉर्मी विप्ड क्रीम। जो फॉर्मी विप्ड क्रीम होता है वो इन अ कैन, ठीक है। कैन में पास करना है तो कैन, ये 3 इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कैन में कौन सी 3 कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है। दैट इज़ कार्डिक सिम्टम्स मोस्ट कॉमन। इसमें क्योंकि कार्डिक सिम्टम्स की निमोनिक नहीं आ रही तो इसलिए हमने इसको, एक है कार्डिक सिम्टम्स, सॉरी मैं इसको ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज करवाती हूँ ताकि अच्छे से इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। कार्डिक सिम्टम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कार्डिक से इन्वॉल्वमेंट होगी, आर्थ्रेल्जिया होगा, ठीक है, जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। दीज 3 आर मोस्ट कॉमन इन विपल्स डिजीज़। विपल्स डिजीज़ जो है वो ट्रेफोरिमा वेपली कॉज करते हैं। दैट इज़ ट्रेफोरिमा वेपली इज़ अ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है। सो दैट विल बी, ये जो है ना इंट्रासेलुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है। और ये PS पॉजिटिव भी हैं, तो फॉर्मी मैक्रोफेजेस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मी क्रीम्स हमने कहा था विप्ड क्रीम है। इसमें ये सारे सिम्टम्स हो गए। अच्छा, पेशेंट्स को जो है ना वो जो सिम्टम्स आ जाएंगे वो यही होंगे, ठीक है। स्टीरोटीरिया के सिम्टम्स, डायरिया के सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेन्स वगैरह, यही सारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि डायग्नोसिस कैसे करनी है, कि हमने इसकी डायग्नोसिस करनी है तो टिश्यू PCR करना है, ठीक है। टिश्यू का जो है ना उसको लेके एक तो या तो PCR और PS पॉजिटिव जो आ जाता है वो भी होंगे मैक्रोफेजेस के। दूसरा है इसको पेशेंट को ना ट्रीट करने का तरीका ये है कि इस पेशेंट को ट्रीट करना है तो IV पेनिसिलिन दे देना, पेनिसिलिन से ना, तो ये और प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन विद पेनिसिलिन जो है 2 हफ्ते तक दे दो और इससे ट्रीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और हैं हमारे पास हैं जो कि, सॉरी दैट इज़ ओके,
जियार्डिया लिम्बिया जियार्डियासिस, ठीक है, दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें आ जाता है ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, फॉल स्मेलिंग, नॉन ब्लडी टाइप डायरिया, दैट इज़ फैटी डायरिया होगा, ठीक है। फैटी डायरिया, उसके फैट्स सारे लॉस हो रहे हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी कम हो रहे हैं। डायग्नोसिस आपने कैसे करने हैं कि मल्टीन्यूक्लियोटाइड ट्रोफोजाइट्स या सिस्ट नज़र आएंगे, ट्रोफोजाइट्स ही खुद नज़र आए जाएंगे, ये ट्रोफोजाइट की पिक्चर है। तो ये ट्रोफोजाइट्स, ये इसके सिस्ट जो हैं वो स्टूल में या सिस्ट वाटर के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो डिसीज़ जो है ना वो कॉमन होता है, जैसे कैंपिंग वाले लोग जो कैंपिंग करते हैं ना, को वहाँ पर कई बार जाके कैंपिंग लगा देते हैं और वहाँ का जो पानी होते हैं वो सारा यूज़ कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको बहुत वाटरी सा डायरिया, फैटी डायरिया स्टार्ट हो जाता है जो कि नॉन ब्लडी होता है, लेकिन उसकी स्मेल बहुत गंदी वाली स्मेल होती है। दैट इज़ ट्रीटमेंट इज़ ट्रेनिडाजोल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। वैसे मेट्रोनिडाजोल फेलेजिल दे देना पेशेंट को TDS में, उसी से ट्रीट करवा लेना, ठीक है, जियार्डियासिस में। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना दूध पीते हैं, ये दूध है और इस पर ये मार्क किया हुआ है कि इस दूध को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो इंटॉलरेंस से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जैसे ही लेते हैं तो उनको सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अब इसमें क्योंकि इस पेशेंट में क्या है कि लैक्टेज एंजाइम नहीं है जो इसको लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाए। आपने डायग्नोसिस कैसे करनी है, पेशेंट को ऑस्मोटिक डायरिया स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, विद डिक्रीज स्टूल pH। जब आप स्टूल्स की pH चेक करेंगे ना तो उसकी pH कम होगी उस पेशेंट की, ठीक है, मतलब उसका एसिडिक स्टूल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाते हैं कि डायरिया ऑस्मोटिक टाइप है, दूध पीने के बाद उसको डायरिया हो रहा है तो ऑस्मोटिक टाइप है। ऑस्मोटिक जो है ना एक सिक्रेटरी टाइप होता है, एक ऑस्मोटिक टाइप होता है। जो सिक्रेटरी टाइप होते हैं ना वो ये होता है कि एम्प्टी स्टमक के साथ जब उसने कुछ भी खाया ना हो, प्री पेरेंडियल जो है ना डायरिया होगा तो दैट इज़ सिक्रेटरी टाइप, और पोस्ट पेरेंडियल डायरिया जो स्टार्ट होंगे तो वो ऑस्मोटिक टाइप, क्योंकि वो ऑस्मोटिक इफेक्ट ही अप्लाई करवा रहे होते हैं। ऑस्मोसिस की वजह से जब कोई कॉन्टेक्ट आ जाते हैं वो GI सिस्टम में और वो हार्ड होगा, उसमें कोई मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक होगा, तो वाटर उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी लॉस हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने बहुत ज़्यादा डायरिया वाले सारे पेशेंट की ना उसके फ्लूइड्स को पहले करेक्ट करना है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है कि लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करना है, ठीक है। पॉजिटिव हुआ इफ़ अगर लैक्टोज ब्रेथ वैल्यू इंक्रीज होगा 20 ppm से कंपेयर टू द बेस्ट लाइन। इंटेस्टाइनल विलाई जो है वो टिपिकली नॉर्मल इन अपीयरेंस होते हैं, उसकी कोई भी मसला नहीं होता है, इंटेस्टाइनल विलाई में कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। द अदर वन इज़ ट्रॉपिकल स्प्रू। अब जो ट्रॉपिकल स्प्रू हैं उसके हैं कि सिलिक स्प्रू की तरह ही सिम्टम्स हैं, ये दैट मीन्स सिलिक डिजीज़ की तरह, ठीक है। लेकिन ये होगा कि जो सिलिक डिजीज़ है उस पर जब उसको डायरिया के सिम्टम्स होंगे तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो एंटीबायोटिक्स पे कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। लेकिन ट्रॉपिकल स्प्रू जो है दैट शोज़ द रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स। डायग्नोसिस क्या है कि रिसेंट ट्रैवलिंग की हिस्ट्री उसकी होगी नेटिव टू ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल स्प्रू का है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दैट इज़ ट्रॉपिकल एरिया। पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होंगे, B9 और B12 की डेफिशिएंसी होगी। मोस्ट कॉमनली ये टॉपिकल स्प्रू जो है ना वो डिडिनम, जिजिनम और आइलियम तीनों को अफेक्ट करते हैं। डिडिनम और जिजिनम को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे तो पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया और फोलेट की डिफिशिएंसी अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बाद में कहीं जाके जब ईलियम भी अफेक्टेड हो जाएगा तो इसको B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल स्प्रू जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं टू द एंटीबायोटिक्स देंगे तो उसको पेशेंट्स ने रिस्पॉन्स शो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं B12 एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और गट ट्यूब की एबनॉर्मलिटीज़ कैसे अफेक्ट करवा देते हैं। अब अगर पेशेंट ने किसी इंसान ने पेशेंट ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किया है तो अगर वो B12 लेते हैं, एक तो ये है कि B9, ठीक है, B9 जो है वो फोलेट है, ठीक है, और जो B12 है वो कोबालामाइन, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि जो है ये एनिमल्स में है, ठीक है, B12। B9 की जो सोर्स है वो फोलेट फ्रूट्स में, ठीक है। तो इस तरह याद कर लेना, फ्रूट्स में है तो उसका सोर्स हो जाता है कि फ्रूट्स में। अब पेशेंट ने है कि एनिमल प्रोटीन ले लिया है तो उसमें B12 है। अब उसने जब B12 ले लिया तो जैसे वो मुंह में डालते हैं तो वहाँ पर आर प्रोटीन्स जो हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ हो जाते हैं। आर प्रोटीन्स जो हैं वो B12 के साथ बाइंड कर जाते हैं, आर प्रोटीन्स, ठीक है, ये आर प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद स्प्लिट कर जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो और पेप्सिन जो है वो एक्ट करवा के स्प्लिट कर देते हैं और आर बाइंडर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये स्टमक में इंटर हो गए।
जिस स्टमक में आते हैं तो स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो जाते हैं। पैराइटल सेल्स जो है ना वो हाइड्रोजन, हमने कहा था कि हाइड्रोजन भी रिलीज़ कर रहे होते, इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ करवा रहे होते दोनों, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर जाके B12 के साथ बाइंड कर जाएंगे और फिर उसके बाद ये डिडेनम में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये B12 जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर जो है वो बाइंड कर जाएंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर्स होंगे और ये B12 को एब्जॉर्ब करेंगे इनटू द ब्लड बट इन अ डिस्टल एरिया में, ठीक है। तो इन स्टमक से जिजनम से आइल गुजर के ये जाके इलियम में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आर प्रोटीन सलाइवरी ग्लैंड में बाइंड कर जाएगा फ्री B12 के साथ। ये एनिमल प्रोडक्ट से प्रोटेक्टिंग फ्रॉम स्टमक इंसेक्ट्स और इंजाइम्स उसके ऊपर एड ना करें, कोई भी अपना काम उसके ऊपर ना करें। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सिक्रेटेड होते हैं पैराइटल से गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस के अंदर जो है। पैंक्रेटिक प्रोटीज जो है वो B12 और आर प्रोटीन्स को अलग करवा लेते हैं। सॉरी, मैंने तो ये नहीं बताया, ये जो प्रोटीज इंजाइम होते हैं ये इन दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म बन जाएगा ट्रेवल टू द टर्मिनल इलियम तक। इलियम अपनी जगह पे पहुंच गए इलियम में, तो वहाँ पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू द इंटायर साइट्स हैं। अब आ जाते हैं कि अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, टाइप ए गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को। टाइप ए गैस्ट्राइटिस में क्या होगा कि पेशेंट की जो है ना अपनी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अपनी बॉडी के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, स्टिमुलेट हो गया, तो जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं अगेंस्ट हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प। और ये पम्प कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पैराइटल सेल्स के अंदर ही है, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स हमने कहा था कि दो चीज़ें रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन आयन और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ना तो फिर उसका HCl बन रहा है, ठीक है, ना तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगे तो विटामिन B12 भी उस पेशेंट का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब उस पेशेंट का विटामिन B12 कम हो जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ब्लॉक से B12 बाइंडिंग साइट, इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो B12 की डेफिशिएंसी होगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर की रिस्क भी ज़्यादा हो जाएंगे। वही टाइप ए जो है गैस्ट्राइटिस में ही रिस्की कैंसर हो जाती है। पेशेंट विद पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो तो वो कैन प्रेजेंट B12 के मेलअब्जॉर्प्शन के साथ ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में क्या हो जाता है, एक तो ADE एंड K की डिक्रीज़ तो हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, वो सारे भी होंगे और साथ साथ इसकी सारी मेल एब्जॉर्प्शंस होती है सारी चीज़ों के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि B12 वगैरह B9 की डेफिशिएंसी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मेल एब्जॉर्प्शन इंटरसेप्शंस आ जाते हैं हमारे।